हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि समुद्री जल की गतियां कौन कौन सी होती हैं। क्या समुद्री जल की गतियों में महासागरीय धाराओं को शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं समुद्री गतियां। समुद्री जल की गतियां और समुद्री जल की गतियों की बात करें तो समुद्री जल की गतियों में हम तीन क्रियाओं को शामिल करते हैं। पहली है लहर, यानी समुद्र में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, लहर। फिर आती है धाराएं, और तीसरा पॉइंट है अपना ज्वार भाटा। तो अपने सिलेबस में धाराएं और ज्वार भाटा दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समुद्री जल की गतियों में हम लहर, धाराएं और ज्वार भाटा इन तीनों को शामिल करते हैं। अब होता क्या है कि लहर एक समुद्री जल की क्षितिज गति है। क्षितिज गति है। और धाराएं भी क्या है? समुद्री जल की क्षितिज गति है। और ज्वार भाटा समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर गति होती है। ऊर्ध्वाधर गति, ये तीन चीज है। अब बात करें लहरों में, तो लहरों में जल आगे नहीं बढ़ता है। ये ध्यान रखना आप कि लहर में जल आगे नहीं बढ़ता है। जैसे आप कई बार क्या है कि किसी पानी में पत्थर फेंकते हो तो लहर चलती है, उसमें जल आगे नहीं बढ़ता है, केवल लहरें चलती हैं। तो इसमें जल आगे गति नहीं करता है। जल आगे गति नहीं करता है। और धाराओं में क्या होता है? जल आगे गति करता है, आगे गति करता है। तो ये ध्यान रखना आप। आपसे पूछे कि लहर और धाराओं में क्या अंतर है, तो लहर में तो जल आगे गति नहीं करता है और धाराओं में जल आगे गति करता है। बाकी दोनों में जल की होती क्षितिज गति है। और ज्वार भाटे में क्या होता है? जल आगे पीछे गति करता है। जल आगे पीछे गति करता है। यानी ज्वार आता है तो जल तट की ओर आएगा, भाटा आएगा तो जल वापस समुद्र की ओर जाएगा। इस प्रकार जल की आगे पीछे गति होती है। और ऊर्ध्वाधर गति, जल ऊपर उठेगा, जल की लहरें ऊपर उठेंगी। तो ये तीन चीज है जल की, यानी समुद्री जल की गतियां। यानी समुद्र जल में कौन कौन सी गतियां होती हैं? तो लहर आती है समुद्र जल में, धाराएं भी आती हैं, ज्वार भाटा भी आता है। तो लहर और धाराओं में तो जल क्षितिज गति करता है और ज्वार भाटे में जल ऊर्ध्वाधर गति करता है। फिर बात करें लहर में, तो लहर में जल आगे गति नहीं करता, केवल मतलब लहर ही हमें दिखाई देती है। और धाराओं में जल आगे गति करता है और ज्वार भाटे में जल आगे पीछे गति करता है। ये तीन चीज होगी समझ में। अब बात करें तो लहरों की उत्पत्ति हवाओं की कर्षण के कारण होती है और धाराओं की उत्पत्ति हवाओं के कर्षण के कारण, यानी ये दोनों हवाओं की क्रिया के कारण गति होती है। जबकि ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल कह सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। यानी सूर्य और चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति के कारण जल को तो एक बार अपनी तरफ खींचते हैं, फिर पृथ्वी अपनी ओर जल को खींचती है। इस प्रकार ज्वार भाटे की क्रियाएं होती है। अब बात करेंगे, हमारा टॉपिक है धाराएं। धाराओं में क्या होता है? और धाराएं
धाराएं। और कौन सी धाराएं? महासागरीय धाराएं। धाराएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है धारा, दूसरा स्ट्रीम, और तीसरा रूप है इसका प्रवाह। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। अब धाराओं में क्या होता है, स्ट्रीम में क्या होता है और प्रवाह में क्या होता है, आगे जब हम धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आएगा। जैसे विषुवत रेखीय धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, दक्षिणी पछुआ प्रवाह है, इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो उनको हम यही समझ लेते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत न हो। तो धाराओं में क्या होता है कि जल नदी की तरह चलता है धीमी गति से। जल नदी की तरह चलता है। क्या चलता है? जल नदी की तरह। एक नदी में जल चलता है, ठीक उसी प्रकार धाराओं में जल चलता है, और वो भी धीमी गति से। धीमी गति से। उसके बाद हम बात करें स्ट्रीम में, तो स्ट्रीम जैसे गल्फ स्ट्रीम है, इसमें जल तीव्र गति से, जल तीव्र गति से, जल तीव्र गति से कम आयतन में, कम आयतन पर, यानी जल तीव्र गति से चलता है लेकिन उसका आयतन कम होता है, यानी आयतन यानी उसका घेराव क्षेत्र है वो कम होता है। और प्रवाह में क्या होता है? जल फैल कर चलता है, जल फैल कर चलता है। जैसे पछुआ पवन प्रवाह है, इस प्रकार इसमें क्या है? जल फैल कर चलता है। तो ये थी धाराएं। इन धाराएं के 3 रूप हमें देखने को मिलेंगे, धारा, स्ट्रीम और प्रवाह। इस प्रकार लहरें चलती हैं। तो लहर में इस प्रकार चलती हैं, तो जो ऊपरी भाग होता है ये, इसको बोलते हैं तरंग, सरंग। और जो नीचे का भाग होता है इसको बोलते हैं तरंग गरत। ये हो गया तरंग सरंग यानी चोटी। अब एक तरंग से दूसरी तरंग तक इसकी कितनी लंबाई होती है? वो होती है तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई। और कितनी ऊंचाई होती है, यानी तरंग सरंग से तरंग गरत की कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंची तरंगें चल रही हैं, ये है तरंग की ऊंचाई। तरंग की ऊंचाई। और इन तरंगों में जल वर्ताकार गति करता है। ये क्या है? जल की वर्ताकार गति। वर्ताकार गति यानी जल वर्ताकार गति करता हुआ चलता है। अब इसमें 2 चीज होती है। अगर इनके बीच की दूरी ज्यादा है, यानी ये दूरी ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक ये दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब है तरंग की गति क्या है? कम। जैसे एक तरंग इस प्रकार से चलेगी, तो इसमें क्या है? पास पास है, तो इसकी तरंग की गति क्या है? ज्यादा। ज्यादा या अधिक। और एक इस प्रकार से लहर चलती है, तो इसमें दूरी क्या है? ज्यादा है,
इनके बजाय, तो इनकी गति क्या हो गई, कम, गति कम। तो ये था लहर के बारे में। अब हमने मतलब तरंग सरंग भी पढ़ा कि तरंग सरंग क्या होता है, यानी लहर का शीर्ष भाग। तरंग सरंग का मतलब है लहर का शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग। और तरंग गर्त का मतलब होता है, तरंग गर्त का अर्थ है लहर का निचला भाग। और तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई बोल देते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य भी बोल देते हैं या तरंग लंबाई। तरंग लंबाई का मतलब है दो तरंगे सरंग या दो गर्तों के बीच की क्षितिज दूरी, या यहाँ कर दे ये भी गर्त है, तरंग गर्त। तो इन दो के बीच की दूरी कितनी है, क्षितिज दूरी, हॉरिजॉन्टल, ये होगी तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई। और तरंग ऊंचाई यानी तरंग सरंग जो ये ऊंचाई है और तरंग गर्त के बीच की दूरी कितनी है, वो है तरंग की ऊंचाई। तो ये था एक तरंग किस प्रकार से चलती है, उसका तरंग का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तरंग का निचला भाग क्या कहलाता है, तरंग की लंबाई कौन सी होती है, तरंग की ऊंचाई कौन सी होती है, तरंगे पास पास हो तो उनकी गति किस प्रकार होती है, तरंगे दूर दूर हो तो उनकी गति किस प्रकार होती है। ये था तरंगों के बारे में। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि भी धाराएं पढ़ने से पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि तरंगें क्या होती हैं, या समुद्री जल की गतियां कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी गतियां शामिल की जाती हैं, धाराओं में कितने रूप होते हैं, धारा क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है, ड्रिफ्ट या प्रवाह क्या होता है, इन सभी के बारे में। अब ये धाराएं समुद्र में क्यों चलती हैं, इनके उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो कारण की बात करें यानी लहरें, लहरों के उत्पन्न, ऐसे लिखिए आप, लहरों को उत्पन्न करने वाले कारक, लहरों को उत्पन्न करने वाले कारक। तो लहरों को उत्पन्न करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले कारक आता है धरातलीय पवन। धरातलीय पवन यानी धरातल पर कौन कौन सी पवनें चलती हैं। तो धरातल पर आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था पवन परिसंचरण। तो धरातल पर व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें चलती हैं जो पूरे ग्लोब पर चलती हैं, यानी ग्लोबीय पवनें कहते हैं। तो उन पवनों के कारण क्या है कि लहरों की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण है वह भूकंप, या ज्वालामुखी। समुद्र में क्या है, कभी कभी विवर्तनीय घटनाएं भी घटित होती हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, जिनके कारण भी क्या है समुद्र में लहरों की उत्पत्ति होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। सुनामी कहते हैं। आपने सोचा होगा कि मतलब भूकंप या ज्वालामुखी स्थलीय भाग पर आते हैं, ये जलीय भाग में भी आते हैं। मतलब जलीय भाग में आते हैं तो इनसे क्या है, लहरें उत्पन्न होती हैं
और उन लहरों को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तीसरा कारण है वायुमंडलीय कारण। वायुमंडलीय कारक, वायुमंडलीय कारक में क्या होता है, कभी कभी चक्रवातों के कारण समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं और इन तूफानी लहरों को, यानी जो क्या है कि अब आप छोटा क्वेश्चन ये पूछ ले, मुहर्रमी क्या है, मुहर्रमी, मुहर्रमी क्या होता है कि कभी कभी चक्रवात के कारण समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं, इन तूफानी तरंगों को मुहर्रमी कहा जाता है। यानी चक्रवातों के कारण समुद्रों में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन लहरों को मुहर्रमी कहा जाता है, जो तटवर्ती क्षेत्रों में जनधन की हानि पहुंचाती है। अब हमारा टॉपिक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, और महासागरीय धाराओं में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये समुद्री जल की महत्वपूर्ण गति है, जो समुद्र जल के भौतिक लक्षणों और जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करती है। यानी महासागरीय धाराओं की विशेषताएं क्या है, इसे मान लीजिए आप, तो लिखिए, ये समुद्री जल की महत्वपूर्ण गति है। ये समुद्री जल की महत्वपूर्ण गति है, जो समुद्र जल के भौतिक लक्षणों तथा जीव जंतुओं भौतिक लक्षणों तथा जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। यानी ये समुद्री जल की महत्वपूर्ण गति है, जो समुद्री जल के भौतिक लक्षणों व जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। अब उसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समुद्री गतियां क्या होती हैं, तापमान और लवणता में अक्षांशीय भिन्नताओं को कम करती है। यानी समुद्री जल की जो गतियां हैं वो तापमान और लवणता में अक्षांशीय भिन्नता को कम करती है। समुद्री गतियां तापमान और लवणता में अक्षांशीय भिन्नता होती है, उस भिन्नता को कम करती है। जैसे एक ये क्षेत्र है ए, एक ये क्षेत्र है बी। अब इस ए क्षेत्र में क्या है और इस बी क्षेत्र में क्या है, यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो धाराएं चलेंगी तो वो इस क्षेत्र में तापमान को बढ़ाएंगी, इधर से चलेंगी तो इस क्षेत्र में तापमान को कम करेंगी। इस प्रकार ये तापमान और लवणता में अक्षांशीय भिन्नता को क्या करती हैं, कम करती हैं। उसके बाद में बात करें कि समुद्री जल समुद्र का स्थित संचलन है। ठीक है, समुद्री जल समुद्री जल समूह है समुद्री जल समूह है का क्षितिज संचलन। यानी जो धाराएं हैं वो समुद्री जल का क्या है, एक क्षितिज संचलन है यानी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो समुद्री धाराएं क्या करती हैं, निम्न अक्षांशों व उच्च अक्षांशों में तापमान में संतुलन बनाए रखती हैं और तापीय भिन्नता को कम करती हैं। जो पीछे हमने पढ़ा वही बात लिख रहा है कि समुद्री धाराएं निम्न अक्षांशों व उच्च अक्षांशों में तापमान में संतुलन बनाए रखती है। जिससे क्या है, तापीय भिन्नता कम होती है। उसके बाद में बात करें तो समुद्री धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर 25% उष्मा का स्थानांतरण करती है। यानी जो उष्मा का स्थानांतरण होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वो धाराओं के द्वारा होता है 25%, और शेष बचा 75% वो वायुमंडलीय संचरण के द्वारा होता है। तो लिखिए समुद्री धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर 25% उष्मा का स्थानांतरण करती है। यानी समुद्री धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर 25% उष्मा का स्थानांतरण करती हैं। शेष 75% उष्मा का स्थानांतरण वायुमंडलीय संचरण द्वारा होता है। द्वारा होता है। ये समुद्री धाराओं की एक विशेषताएं थी। उसके बाद हम बात करें कि यदि समुद्री धाराएं और ग्राह्य पवनें चलना बंद हो जाएं तो क्या होगा। क्या होगा भाई, यदि आपसे पूछे कि समुद्री धाराएं और
ग्राह्य पवने चलना बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि उच्च अक्षांशों व निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों व निम्न अक्षांशों के मध्य तापीय भिन्नता उच्च होगी। यदि समुद्री धाराएं और ग्राह्य पवने चलना बंद हो जाएं, तो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश हैं उनके मध्य जो तापीय विषमता है, भिन्नता है, वो उच्च होगी, बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि धाराएं और ग्राह्य पवने क्या करती हैं? उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों के मध्य तापीय भिन्नता को कम करती हैं। ये थी धाराएं की विशेषताएं कि धाराएं क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है उनसे। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, पॉइंट है वो लिखिए। धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। हम बात कर रहे थे धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो कोई भी काम करें हम, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक हर क्षेत्र में मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो धाराएं हो, चाहे पवन हो, पवनों को प्रभावित करने वाले कारक, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान को, लवणता, हर चीज को प्रभावित करने वाले कारक आपको जरूर मिलेंगे कि ये कारक है। भाई हम घर से चलते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो घर से चलने और मंजिल तक पहुंचने के बीच में भी हमें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो भी मिलेंगे कि ये कारक हैं कि हमारी बस नहीं आती है, ये जो भी अलग अलग कारक। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार के धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक भी है। तो आप सबसे पहले नोट कीजिए, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें हम, पहला कारक इसमें है वो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक। यानी हम स्थल पर निवास करते हैं और हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पर जल भी है, स्थल भाग भी है। जल भाग ज्यादा है, स्थल भाग कम है। तो ये पूरी पृथ्वी है, ये घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो घूमने के कारण पृथ्वी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये हो गया पॉइंट अपना पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक। तो इसमें सबसे पहले बात करें, एक नंबर कारक अपने आएगा वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
यानी पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें बात करें, हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा है जैसे कि धरातलीय स्तर पर विषुवतरेखीय क्षेत्र होते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है यानी कम होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में बात करें तो ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है और ये इसका 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है और ये इसका 90 डिग्री साउथ दक्षिण ध्रुव है। तो इस क्षेत्र में यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यून यानी कम होता है और यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है या अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक तो पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है, उस कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, बल्कि ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। तो जिन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल न्यून होता है वहां जल तल उच्च होता है, यानी जल का तल क्या होगा, ऊंचा रहेगा। और जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है वहां पे जल का तल क्या होगा, नीचा होगा। तो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यानी पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींच तो रही है, लेकिन जहां जितना ध्रुवों की पर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच रहा है, इतना भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच पाती है। इस कारण जल तल क्या होता है, यहाँ पे ऊंचा होता है और यहाँ पे नीचा होता है। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे जल तल क्या है, ऊंचा जल तल है, ऊंचा जल तल यानी जल का तल क्या है, ऊंचा है। और ये एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जल तल नीचा है, नीचा है। तो जल किस ओर चलेगा, जल उच्च जल तल से निम्न जल तल ओर की चलेगा। तो यहाँ विषुवत रेखा से धाराएं चलेंगी, वो चलेंगी इधर ध्रुवों की ओर, इस प्रकार धाराएं चलेंगी, ठीक है। और भूमध्य रेखा पे हमने बात की कि जल तल गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम होने का कारण है, एक तो यहाँ पे घूर्णन गति क्या है, सर्वाधिक है, और दूसरी क्या है, त्रिज्या अधिक है। इस कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम मिलता है, जबकि ध्रुवों पर ज्यादा मिलता है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें हम इसी में, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है विक्षेपी बल या विक्षेपण। और विक्षेपण बल के बारे में हमने पहले भी जाना था कि विक्षेपण बल क्या होता है। इसे कोरियोलिस बल भी कहते हैं। इसका संबंध किससे होता है, पृथ्वी के घूर्णन से। इस कारण बहता समुद्री जल बढ़ते अक्षांशों के साथ विक्षेपित होता है, जिस कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़कर
सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज संचरण करती है। जैसे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो धाराएं इस प्रकार चलेंगी समुद्र में। आप हम आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ रही है, दाईं ओर हो गई इस रूप में, फिर ये दाईं ओर मुड़ती जाएंगी। इस रूप में धाराएं मुड़ती जाएंगी। ये हो गया क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं बाईं ओर। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये धाराओं का जो एक सर्किल बनेगा ना इस रूप में, तो इसको बोलेंगे हम गायर। राइट। तो हमने जो पीछे बात की चक्रवात, अपने टॉपिक आया था, तो चक्रवात में तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने चक्रवातों में बात की, तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, धाराएं, एक नोट लिख लीजिए आप कि धाराएं हमेशा प्रति चक्रवात का अनुसरण करती है। धाराएं हमेशा प्रति चक्रवात का अनुसरण करती हैं। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है कि प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये सब होता है किसके कारण होता है, ये सब होता है विक्षेपित या विक्षेपण बल के कारण, यानी कोरियोलिस बल के कारण। विक्षेपण बल के कारण एक वर्ताकार सर्किल बनता है जिसको हम गायर कहते हैं। ये तो था अपना पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित कारक कि पृथ्वी अगर घूर्णन करेगी तो कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो उसमें दो कारक आए थे, एक तो आया था गुरुत्वाकर्षण बल और एक आया था विक्षेपण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में तो हमने ये जाना कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करती हैं। एक विक्षेपी बल यानी विक्षेपण बल, इसमें हमने ये जाना कि विक्षेपण में क्या होता है कि ये हवाओं को या धाराओं को मोड़ने का काम करती हैं, जिसके कारण एक वृत्ताकार सर्किल बनता है जिसको हम गायर कहते हैं। और इनमें दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो अपना दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा अपना वायुमंडलीय कारक। वायुमंडलीय कारक, ये वायुमंडलीय कारक कौन कौन से हैं। तो वायुमंडलीय कारकों की बात करें तो वायुमंडलीय कारकों में पहला कारक है वो है वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दाब, ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, यानी जो वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका जो बाहर पृथ्वी पर पड़ता है दबाव, उसको हम वायुमंडलीय दाब के रूप में जानते हैं। तो वायुमंडल में जो गैसों का आवरण है या गैसें हैं उनका दबाव या हवाओं का दबाव जो पृथ्वी पर गिरता है या पृथ्वी पर पड़ता है तो उसको वायुमंडलीय दबाव कहते हैं।
तो उसे जल में भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। कैसे? जैसे जिन क्षेत्रों में क्या होता है कि समुद्री सतह यानी जलीय सतह है उस पर उच्च दाब की दशा होगी, वहां जल तल क्या होगा, नीचा होगा। और जहां न्यून दाब की दशा होगी वहां जल तल क्या होगा, ऊंचा होगा। तो समुद्री जल का संचरण किस प्रकार होगा, न्यून दाब से उच्च दाब वाले क्षेत्रों की ओर होगा। जैसे ये समुद्री सतह, ये क्या है, समुद्री सतह। अब यहाँ पे वायु मतलब दाब पड़ रहा है, ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और यहाँ पे भी वायुमंडलीय दाब आ रहा है। तो यहाँ पे दाब ज्यादा है यानी अधिक दाब है, अधिक दाब। तो यहाँ पे क्या होगा, वायुमंडल का अधिक दाब आएगा यानी उच्च दाब होगा। तो जल तल क्या होगा, जल तल नीचा, नीचा होगा। और यहाँ पे अगर वायुमंडलीय दाब क्या है, कम दाब है, तो जल तल क्या होगा, ऊंचा। तो समुद्री जल का संचरण क्या होगा, न्यून दाब से उच्च दाब की ओर। यानी यहाँ पे क्या है, कम दाब यानी न्यून दाब, यहाँ पे क्या है, कम दाब यानी न्यून दाब है। और यहाँ पे क्या है, अधिक दाब है। तो यहाँ पे जल तल क्या है, ऊंचा। और यहाँ पे जल तल क्या है, नीचा। तो जल न्यून दाब से यानी कम दाब से अधिक दाब की ओर होगा। यानी यहाँ पे क्या है, जल का तल क्या है, ऊंचा। और यहाँ पे नीचा। इस प्रकार जल का संचरण होगा। यह है वायुमंडलीय दबाव। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो होगा वर्षा या वर्षण। क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में बात करें, जिन क्षेत्रों में, क्षेत्र कौन सा है, समुद्री सतह, यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है वहां सवत जल मिलता है। उस कारण जल वहां का क्या होगा, कम खारा मिलता है। तो कम खारे जल का क्या होगा, जल तल ऊंचा मिलता है। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में हर दोपहर बाद सवनीय वर्षा होती है। इस कारण वहां सवत जल की आपूर्ति अधिक हो जाती है। इस कारण वहां जल का तल क्या है, ऊंचा मिलता है। इस कारण वहां से धाराएं यानी विषुवतरेखीय क्षेत्रों से धाराएं ध्रुवों की ओर गति करेंगी। और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होगी वहां जल तल क्या है, अपेक्षाकृत निम्न मिलता है। तो वहां पर क्या है, धाराओं का मिलन होता है। जैसे उपोष्ण क्षेत्र, जैसे हम बात करें, आगे हम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात तो सही थी। जैसे ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री नॉर्थ और इधर 90 डिग्री साउथ। और यहाँ पे बात करें तो अपनी कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो धाराएं इस प्रकार चलेंगी। इधर फिर ये वर्ताकार आकृति बन जाएगी। तो यहां से तो गर्म धाराएं जाएंगी और यहाँ ठंडे क्षेत्रों से भी धाराएं आएंगी। इधर यहाँ ऊपर से भी धाराएं आएंगी, यहाँ से ठंडे क्षेत्रों से। तो ध्रुवों से तो क्या आएंगी, ठंडी धाराएं आएंगी, ठंडी धाराएं। और भूमध्य रेखा से क्या है, गर्म धाराएं। इन ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन होगा वो इन उपोष्ण क्षेत्रों में होगा। यहाँ पे होगा धाराओं का मिलन।
धाराओं का मिलन क्यों होगा? उपोष्ण क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे वर्षा कम होती है। कम वर्षा होने के कारण जल क्या है, अधिक खारा है, और अधिक खारा जल होने के कारण उस जल का तल क्या होगा, नीचा होगा। विषुवत के क्षेत्रों में तो क्या है, वर्षांत यानी वर्षा का जल मिलने से सर्वोच्च जल की आपूर्ति होती है, और बहुत सारी नदियां भी हैं विषुवत के क्षेत्रों में, जिस कारण क्या है, जल तल थोड़ा ऊंचा रहता है, तो धाराएं ध्रुवों की ओर गति करेंगी। और ध्रुवों से क्या होता है कि ठंडे जल की प्राप्ति होने के कारण, बर्फ से पिघला हुआ जल के कारण वो जल क्या है, विषुवत रेखा की ओर गति करेगा। और गर्म और ठंडी धाराएं दोनों कहाँ पे मिलेंगी, इस विषुवत रेखे यानी कर्क रेखा वाले क्षेत्र, यानी इसको बोलते हैं हमें कर्क रेखा का जो क्षेत्र है आसपास का, इसको बोलते हैं उपोष्ण क्षेत्र। यहाँ पे धाराओं का मिलन होगा। तो इस प्रकार वर्षा या वर्षण धाराओं की उत्पत्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब उसके बाद में बात करें तो अपना जो तीसरा पॉइंट आता है वायुमंडलीय कारकों में, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सूर्यातप की मात्रा। वाष्पीकरण या सूर्यातप की मात्रा। अब आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जैसे हम किसी पात्र में पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म करने से उसमें भाप निकलेगी, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो भाप निकलेगी तो नीचे पानी में क्या है, खारापन ज्यादा रहेगा। मतलब किस क्षेत्र में हम जैसे घरों में देखा होगा, हमने खारे पानी है हम पढ़े यहाँ, तो हम खारे पानी को कहीं मतलब स्थलीय भाग पर फैला देते हैं, तो उस स्थलीय भाग से जो खारे पानी की नमी है वो तो वाष्पीकरण में चली जाती है आसमान में, और नीचे उसमें खारापन बचता है, नमक दिखता है कि देखिए कितना नमक है। ठीक उसी प्रकार क्या है वाष्पीकरण होता है कि जिन क्षेत्रों में सूर्य ताप अधिक मिलता है वहां वाष्पीकरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो वहां क्या होगा, उस समुद्री स्तर पर क्या होगा, अत्यधिक खारापन मिलेगा, और समुद्री जल का भार बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका जल तल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और चारों ओर से वहां पानी का संचरण होता है। जैसे हमने पीछे देखा उपोष्ण क्षेत्रों में वही कंडीशन होती है कि उपोष्ण क्षेत्रों में सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है। अधिक होने के कारण क्या होती है, अधिक मतलब सर्वाधिक प्राप्ति होती है उपोष्ण क्षेत्रों में सूर्य ताप की। तो वाष्पीकरण भी सर्वाधिक कहाँ होगा, उपोष्ण क्षेत्रों में होगा। उपोष्ण क्षेत्रों में वाष्पीकरण होने के कारण वहां पे ठंडी और गर्म धाराओं का मिलन होगा। तो इस प्रकार वाष्पीकरण और सूर्य तप की मात्रा भी क्या कर रही है, धाराओं को प्रभावित कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा प्रचलित पवने। प्रचलित पवने या घर्षण बल। धाराओं की उत्पत्ति का ये महत्वपूर्ण कारक है। ये धाराएं उत्पन्न होने का महत्वपूर्ण कारक माना जाएगी तो वो है प्रचलित पवने। जब प्रचलित पवने समुद्री स्तर पर घर्षण पैदा करती है, यानी रगड़ पैदा होती है, तो घर्षण द्वारा जल को नदी के रूप में आगे बढ़ाती है, जिससे धारा की उत्पत्ति होती है। अतः अधिकांश समुद्री धाराएं ग्राहीय पवनों का अनुसरण करती है। मैंने ये पीछे बताया कि अधिकांश समुद्री धाराएं क्या करती हैं, ग्राहीय पवने। यानी ग्राहीय पवने कौन सी होती हैं, ग्राहीय पवनों का अनुसरण करती हैं। अनुसरण अधिकांश धाराएं। तो ग्राहीय पवनों में बात करें तो हम जैसे पीछे पढ़ा था हमने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और तीसरा है ध्रुवीय पवने। तो अधिकांश जो व्यापारिक ये अधिकांश धाराएं हैं वो व्यापारिक पवनों का क्या करती है, अनुसरण करती हैं। जैसे विषुवत रेखीय धाराएं होती हैं जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में चलती हैं, वो विषुवत रेखीय धाराएं व्यापारिक पवनों का अनुसरण करेंगी।
और पछुआ पवनों द्वारा क्या होता है, एक बल लगता है पश्चिम बल। तो धाराएं जो पश्चिम क्षेत्रों में जाने के बाद में अपने दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती हैं, वहां पे क्या है, पछुआ पवनें काम करती हैं। तो ये तो था वायुमंडलीय कारक और अपने पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारक पढ़ लिए। अब अपना तीसरा पॉइंट है, वो है समुद्री जल के भौतिक लक्षण। समुद्री जल के भौतिक लक्षण। अब समुद्री जल के भौतिक लक्षणों की बात करें तो भौतिक लक्षणों में सबसे पहले आती है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता आपने पीछे पढ़ी होगी कि दाब प्रवणता क्या होती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ है कि उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं गति करती हैं। तो इसमें ऐसे माने कि अधिकांश धाराएं दाब प्रवणता के सहारे ही संचालित होती हैं या गति करती हैं। दूसरा इसमें कारण है, वो है तापमान में भिन्नता। यानी जितना भी अपने समुद्री जल है, यानी पूरा समुद्री भाग है, उसमें हर जगह तापमान समान नहीं है, क्योंकि सूर्य ताप की आने की जो किरणें आती हैं वो आने की गति भी समान नहीं है, या मतलब सभी जगह एक समान सूर्य ताप प्राप्त नहीं होता है। इस कारण तापमान में भिन्नता मिलती है और तापमान में भिन्नता के कारण धाराओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यानी जिस समुद्री सतह पर उच्च तापमान मिलता है वहां पे जल तल ऊंचा होता है, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, वायु दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जहां तापमान निम्न रहता है वहां जल तल नीचा रहता है। तो इस प्रकार तापमान भी क्या है, धाराओं को प्रभावित करता है। यानी ये समुद्री जल के भौतिक लक्षण में आ गया तापमान। अब उसके बाद में बात करें तो समुद्री जल में जो लवणता होती है, यानी खारापन, लवणता में भिन्नता। लवणता में भिन्नता यानी महासागरीय जल में महासागरों का क्षितिज और ऊर्ध्वाधर भिन्नता मिलती है। एक तो क्या है कि जैसे ये समुद्री सतह है, ये समुद्री सतह, तो एक तो इस क्षेत्र में यहां से ए और ये बी मान, तो इस क्षेत्र में लवणता अलग होगी, इस क्षेत्र में लवणता अलग होगी। जैसे इसमें लवणता 31 प्रति हजार है, इसमें 35 प्रति हजार ग्राम। तो यहाँ पे लवणता में ये तो क्या है, क्षितिजीय अंतर हो गया, क्षितिजीय अंतर। और जैसे ये समुद्री सतह है और इससे हम नीचे जाते हैं यानी गहराई में हो, तो वहां भी अंतर मिलता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अंतर। ऊर्ध्वाधर अंतर। इस प्रकार दो अंतर देखने को मिलते हैं अपने समुद्री जल में हमें, एक क्षितिज अंतर देखने को मिलता है, एक ऊर्ध्वाधर अंतर देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात करें तो घनत्व हो गया, एक समुद्री जल का घनत्व भी होता है, तो घनत्व में भी अंतर मिलेगा। घनत्व में अंतर, तो घनत्व में भिन्नता के कारण भी क्या होता है, समुद्री जल संतुलन निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की ओर होगा।
यानी इसमें क्या होगा, निम्न घनत्व और इधर है उच्च घनत्व। तो जल की गति निम्न से उच्च घनत्व की ओर होगी। फिर पांचवा पॉइंट माने तो वो लिखिए, पांचवा पॉइंट वो है जैसे बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ पिघलने से जल की प्राप्ति होती है, जिस कारण क्या है, धाराएं चलती हैं, धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो बर्फ पिघलना ये भी क्या है, समुद्री जल का एक भौतिक लक्षण हो गया। तो इस प्रकार ये कुछ कारक थे जो धाराओं को प्रभावित करते हैं, धाराओं की गति को प्रभावित करते हैं, धाराओं की चलने की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक थे। इसके अलावा क्या होता है, कुछ कारक और मान लीजिए, जैसे समुद्री जल सतह में कोई ऊंचावच है, कोई कटक है, कोई द्रोणी है, तो उनसे भी क्या है, महाद्वीप का तट है तो उस तट से भी टकराकर धाराएं अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। वो कारक भी आएंगे, वो कारक माने जाएंगे कि धाराओं की दिशाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किए जाते हैं। जैसे तट आ गया, समुद्री तट आ गया, तो कोई महाद्वीप का तट है, वो समुद्र की ओर निकला हुआ है, तो तट से टकराने के बाद में धाराएं दो भागों में बंट जाएंगी। या कोई महाद्वीप महासागर में कोई पठार आ गया, तो पठार आने के कारण धाराएं वहां पर फैल के चलेंगी। या कोई द्रोणी आ गई तो वो क्या है कि महासागरीय धाराओं की गति को कम कर देगी। इस प्रकार बहुत सारे अन्य कारक भी मिलेंगे आपको, 4-5 जो, लेकिन मुख्य मुख्य कारक ये थे जो हमने पढ़ा। इन कारकों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला कारक था पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कारण था कि घूर्णन के संबंधित कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल और विक्षेपी बल आ गया। उसके बाद में हमने बात की तो वायुमंडलीय कारक, तो वायुमंडलीय कारक में हमने दाब है, वर्षा है, वाष्पीकरण है, इस प्रकार के कारक थे। उसके बाद में समुद्री जल की भौतिक लक्षण के कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें दाब प्रवणता है, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता। ये सभी कारक धाराओं को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इससे पहले हमने जाना कि लहर क्या होती है, लहर का शीर्ष भाग क्या होता है, निचला भाग क्या कहलाता है, उनकी ऊर्ध्वाधर गति क्या है, लंबाई क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने जाना। तो आज का टॉपिक अपना था धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इन सभी के बारे में, धाराएं क्या होती हैं, क्या प्रभाव डालती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर महाद्वीप यानी अलग अलग महाद्वीप में कौन कौन सी धाराएं चलती हैं और किन क्षेत्रों पर उन धाराओं का प्रभाव क्या है, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है, गर्म कौन सी, ठंडी कौन सी है, वो अलग अलग महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।